टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म। फिर से एक बार देख लेते हैं। इफ यू रिमेंबर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल द कंडीशन रिक्वायर इज हीट, आपको बताया था मैंने, और बी अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट, डिफ्यूज सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट, यूवी लाइट, पेरोक्साइड्स, वो भी मैंने एग्जांपल दिया था। पेरोक्साइड्स लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो, C6H5, C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, C6H5, जो ये होमोलिसिस फिजन में जाएगा एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड OO फ्री रेडिकल। फिर अगेन वो होमोलिसिस में जाएगा, ब्रेकिंग, एंड फॉर्म C6H5 फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस CO2। बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, Na2, बस ज़्यादा प्रीफर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स यूज़ होते हैं इसके अंदर, विच फॉर्म्स अ फ्री रेडिकल, और डायरेक्टली यू ऐड अ रेडिकल टू द सिस्टम। ओके, फ्री रेडिकल्स लाइक क्लोरीन फ्री रेडिकल डाल दिया आपने, फिनाइल फ्री रेडिकल ऐड किया थ्रू बेंजोइल पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो सकता है। कोई कोई जगह रिएक्शन के अंदर दे विल राइट डाउन NBS, एन ब्रोमोसक्सेना अमाइड, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है फॉर द रिएक्शन। या कोई कोई जगह पे इन रिएक्शन दे विल राइट डाउन एजो, बिस, आइसो, ब्यूटीरो, नाइट्राइल फ्री ऑक्साइड, ये भी आपको फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके देगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है लोग यूज़ करते हैं एजो, आइजो, ब्यूटो, नाइट्राइल। AIBN मिला मतलब वो भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। NBS मिला फ्री रेडिकल रिएक्शन कवर करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्बन अटैच टू मिथाइल ग्रुप, अटैच टू मिथाइल ग्रुप, अटैच टू साइनाइड, N डबल बॉन्ड N, एजो ग्रुप हो गया, बिस, बिस मतलब ट्वाइस, C अटैच टू Me अटैच टू साइनाइड। और ये ब्रेक कैसा होगा? देखो, होमोलिसिस कैसी होगी? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन एटम, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन, वन गोज टू दिस कार्बन नाइट्रोजन, वन गोज टू दिस कार्बन, सो N2 निकल जाएगा यहाँ से। सो व्हेन N2 इज एलिमिनेटेड you will get a free radical like 2 moles of NC attached to C, Me and free radical। ये आपका इनिशिएटर बन जाएगा जो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? और मैंने ये भी बताया था कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, दे लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ 10⁻⁶ to 10⁻⁹, और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स। क्लियर है? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब क्या क्या फैक्टर फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो पहले एक चीज़ दिमाग में याद रखो कि दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ कार्बोकटायन। क्योंकि फ्री रेडिकल के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के अंदर दे नीड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो फ्री रेडिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दी ऑक्टेट। तो इनको जो फैक्टर स्टेबलाइज करते हैं वो +R, +I, +M फैक्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे फैक्टर्स उनको स्टेबलाइज करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा होता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आता है +I इफेक्ट। क्लियर है? एरोमेटिक हम लोग इसके अंदर नहीं लेते। उसका रीज़न क्या है? एरोमेटिक आप कार्बोकटाइन में लोगे, बट एरोमेटिक इज़ नॉट द फैक्टर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। रीज़न ये है कि कोई भी कंपाउंड को अगर एरोमेटिक होना है तो उसके लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने पड़ेंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब इवन नंबर। अगर आप 0 डालोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 डालोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो इवन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर आप फ्री रेडिकल की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट दिस फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, जो मैंने सिखाया था आप लोगों को। मिथाइल फ्री रेडिकल में मैंने आपको बताया था कि मिथाइल फ्री रेडिकल इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर वेर यू हैव 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर एक p ऑर्बिटल होता है परपेंडिकुलर, जिसमें
एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड द कार्बन एटम इज बीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, द ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। क्लियर है? तो कोई भी फ्री रेडिकल आप उठाओगे ना, उसमें आपको हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इवन मिलेंगे ही नहीं। और एरोमेटिसिटी के लिए इवन कंडीशन होता है। इसके लिए एरोमेटिसिटी इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, बट इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकटायन। मतलब कार्बोकटायन के लिए आप ले सकते हो, बिकॉज कार्बोकटायन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो है ही नहीं। दूसरी बात यू हैव टू रिमेंबर कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। कोई कोई केस में वो sp3 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ CF3, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो CF3 फ्री रेडिकल की बात करोगे तो CF3 फ्री रेडिकल में व्हाट विल हैपन, दिस इज अ C ऑर्बिटल। अज्यूम करो कि ये आपका फ्लोरीन था, यहाँ पर एक फ्लोरीन है, यहाँ पर एक फ्लोरीन है एंड इट इज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल स्टार्ट रिपेलिंग दिस बॉन्ड पेयर, जिसके वजह से इसका शेप जो हो जाता है, द शेप चेंजेस फ्रॉम प्लेनर ट्रायंगुलर टू पिरामिडल। मतलब प्लेनर ट्रायंगुलर से ये पिरामिडल हो गया। प्लस इसमें याद रखना द CF का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है, विल ओवरलैप विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन। जो फ्लोरीन के लोन पेयर्स होते हैं ना, हर एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं, इसके साथ में ये ओवरलैप करता है। इनका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके साथ में ओवरलैप करेगा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा इसके अंदर, इट गिव्स अ स्टेबिलिटी। और ये पिरामिडल होने की वजह से इनका जो हाइब्रिडाइजेशन इट रीच टू sp3 समवॉट, बिकॉज यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 112 डिग्री होता है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 112 डिग्री इज क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो sp3 भी हो सकता है कोई केस में इफ देयर इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर अटैच्ड टू इट। क्लियर है? तो ये सारे फैक्टर्स हुए, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई। एरोमेटिसिटी वर्क नहीं करता। क्यों नहीं वर्क कर सकता? बिकॉज जितने भी फ्री रेडिकल है वो सब ऑड होते हैं, इट हैज़ ऑड इलेक्ट्रॉन। और एरोमेटिसिटी आपको इवन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये इनकी कंडीशंस है, ये कंडीशन दिखिए मतलब फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स एंड हीट। आपको एक चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, टू रिमेंबर वन थिंग, दैट एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी ज़्यादा लगेगा मतलब स्टेबिलिटी कम है, और एनर्जी कम लगा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये फ्री रेडिकल लिया C6H6 बेंजीन। नाउ इसको जब मैं हीट करूँगा एट अराउंड 111 किलो कैलोरीज का ये एनर्जी लेगा। तो दिस बॉन्ड CNH which has a very less difference of the electronegativity, they undergo homolysis, one electron shift on carbon, one electron shift on hydrogen, it result into the formation of phenyl free radical। तो phenyl free radical को बनने के लिए 111 के कैल की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। उसके बाद में वी हैव, सपोज मैंने लिया है HCF3 फ्लोरोफॉर्म, इसको ब्रेक करने के लिए 107 किलो कैलोरीज का यूज लग रहा है। One electron shift on H, one on C, so you get CF3 free radical. Okay, then we take example of ethene, CH2 double bond CHH। अगर यहाँ होमोलिसिस करना है, it requires 106 किलो कैल का एनर्जी। one electron shift here, one electron shift here, you get a CH2 double bond CH, ethylene free radical। Okay, now for example साइक्लोप्रोपेन लिया, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पर एक H है, हर जगह पे H है, इसका होमोलिसिस करना है, it again require 106 किलो कैल्स का एनर्जी। ये शिफ्ट हुआ साइक्लोप्रोपेन फ्री रेडिकल। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसमें सबसे स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे सर साइक्लोप्रोपेन एंड इथिलीन आर मोर स्टेबल देन CF3 इज मोर स्टेबल देन फिनाइल। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। दैट्स द रीजन। अभी मैंने मिथाइल फ्री रेडिकल ले लिया, तो मीथेन से बनाता हूँ CH3H। नाउ टू मेक दिस मिथाइल फ्री रेडिकल यू रिक्वायर 102 किलो कैल्स ऑफ एनर्जी, और कम चाहिए टू फॉर्म CH3। एक इलेक्ट्रॉन CH3 पे, एक H पे, यू गेट अ मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल इन सबसे स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसमें कम एनर्जी लग रही है, ठीक है। देन सपोज वी टेक अ इथेन CH3CH2H। नाउ इथेन को होमोलिसिस में डालना है, यू रिक्वायर 97 किलो कैल्स ऑफ एनर्जी। वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन हाइड्रोजन, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ CH3CH2 विद अ इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ 97 से पहले। जस्ट रिमेंबर देर इज़ वन मोल फ्री रेडिकल विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3। इसको ब्रेक करने के 96 किलो कैल्स का एनर्जी लग रहा है। वन इलेक्ट्रॉन गोज ऑन हाइड्रोजन, वन गोज ऑन C, सो यू गेट CCl3 फ्री रेडिकल। तो इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन CCl3 फ्री रेडिकल, विच इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। मिथाइल इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उतना स्टेबिलिटी कम होता है। अब ये जो फ्री रेडिकल मैंने इथाइल बनाया, ये एक प्राइमरी फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लेता हूँ, आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बनाने के लिए आई टेक अ प्रोपेन CH3H। टू ब्रेक दिस कंपाउंड you require even less energy, 94 kilocals. One electron shift on C, one shift on H, so you get a structure of CH3 CH on CH3, isopropyl free radical. It's a kind of a secondary free radical. Now you see carefully, secondary free radical is more stable than primary, primary is more stable than CH3. Now इसमें कोई मुझे रीज़न पूछ सकता है कि सर इसको हम लोग इस प्लस आर हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बराबर देखो, इन केस ऑफ दिस फ्री रेडिकल, इन केस ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल, अगर मैं इथाइल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूँ कि जैसे CH फ्री रेडिकल CH। नाउ डू यू रिमेंबर दिस बॉन्ड अलाउस फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का नेबरिंग कार्बन एटम, और ये जो है दे आर पैरेलल, तो ये भी होमोलिसिस में जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हियर, वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम। अब जो इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना सकता है, सो यू कैन हैव वन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर लाइक दिस H विद इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड CH2। देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ से भी हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ से भी हो सकता है। सो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, सो इट कैन हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। और अगर हम लोग प्लस वन मोर थिंग, दिस CH3 बिहेव एज अ प्लस आई ग्रुप। प्लस आई मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है टुवर्ड्स द डेफिशिएंट कार्बन एटम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस आई ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई, सो व्हेन इट रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द डेफिशिएंट कार्बन एटम, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर मुझे बात करना है प्राइमरी फ्री रेडिकल की, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल में एक प्लस आई इफेक्ट है और 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन। बट इफ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी फ्री रेडिकल, तो उसके नेबरिंग में 2 अल्फा कार्बन है, विच हैज टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 प्लस आई, तो 2 इफेक्टिव प्लस आई ग्रुप प्लस 6 हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, विच मेक्स देम मोर स्टेबल। इसके लिए कम एनर्जी लगती है इसके अंदर। क्लियर है। और स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड है कि आप इसका 7 इलेक्ट्रॉन से 8 कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, या तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दो प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अपने ये बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये पुश करेगा, इट विल पुश दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद वी टेक एग्जांपल ऑफ टर्शियरी फ्री रेडिकल। सपोज मैंने ये स्ट्रक्चर लिया है CH3 C CH3 CH3H। नाउ टू मेक अ टर्शियरी फ्री रेडिकल आपको सेकेंडरी से भी कम हीट लगेगा, 91 किलो कैल का हीट लग रहा है। इट अंडरगोज होमोलिसिस टू फॉर्म व्हाट, CH3 ट्राई C फ्री रेडिकल। अब इसके अंदर बराबर नेट देखोगे तो 3 मोल्स ऑफ प्लस आई है, प्लस जहाँ ये फ्री रेडिकल बन रहा है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा कार्बन है, और तीनों अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, मतलब इट हैज टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 9 टाइम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल सकता है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन इसका 7 इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। टर्शियरी के बाद में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। सो विनाइल फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2H। अभी अगर मुझे अलाइल फ्री रेडिकल बनाना है, तो अलाइल फ्री रेडिकल के लिए आई रिक्वायर ओनली 86 किलो कैल, इससे भी कम। मतलब यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऑन, क्योंकि यहाँ पर एक होमोलिसिस हो जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है टर्शियरी से, इसको एनालाइज करो। इन दिस फ्री रेडिकल यू कैन गेट अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। सी प्रॉपरली, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है, वन गोज ऑन दिस कार्बन, वन ऑन गोज दिस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे है इसके बाद बॉन्ड बनाएगा, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH2 विद इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर वापस से ये जब ब्रेक होगा इधर पे, वापस से स्ट्रक्चर बनेगा। सो इट हैज़ रेजोनेंस, ये तो बहुत ज़रूरी है।
तो रेजोनेंस होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अभी मैं बात करूँगा इसके बाद फॉर्माइल फ्री रेडिकल। सपोज फॉर्मिक एसिड बनाया, सॉरी फॉर्माल्डिहाइड बनाया, ये बॉन्ड ब्रेक करना है। फॉर दैट यू रिक्वायर 87 किलो कैल्स ऑफ एनर्जी, मतलब थोड़ा इससे ज़्यादा। तो जब ये ब्रेक होगा इधर पे एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एंड यू विल गेट HC डॉट डबल बॉन्ड हो। दिस इज फॉर्माइल फ्री रेडिकल। अब इसका स्टेबिलिटी विनाइल्स अलाइल से कम है बिकॉज अलाइल के अंदर लेस एनर्जी लग रहा है, तो स्टेबिलिटी विल बी व्हाट, लेस। फिर उसके बाद में आपको मैं टोलिन लेता हूँ। टोलिन इज CH3। अगर मुझे इसका फ्री रेडिकल बनाना है, आई रिक्वायर 88 किलो कैल्स ऑफ एनर्जी दैट वन इलेक्ट्रॉन। जैसे ये ब्रेक किया तो वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन कार्बन, वन ऑन हाइड्रोजन, सो यू गेट अ बेंजाइल फ्री रेडिकल दैट इज CH2 विद अ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ दिस बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसके अंदर आपको रेजोनेंस मिलेगा। कैसा रेजोनेंस मिलेगा? सी प्रॉपर्ली दिस, ये बॉन्ड को देखो, ये होमोलिसिस में जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम, वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम। तो जब ये कार्बन पे शिफ्ट होगा आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ये बॉन्ड वही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड CH2। देखो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। फिर ये रेजोनेंस में जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम, वन शिफ्ट ऑन दिस कार्बन एटम। तो ये कार्बन वाला इस कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सो यू गेट वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर यहाँ भी ब्रेकिंग होगी होमोलिसिस की, सो यू गेट अ वन मोर स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक बॉन्ड आया, यहाँ एक बॉन्ड आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लियर है? फिर जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा अगेन आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यू गेट अ फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस। तो जब इसके ऊपर आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो दिस कंपाउंड सपोज टू बी मोर स्टेबल देन अलाइल। बट कोई कोई बुक में क्या दिया है कि अलाइल इज, कोई कोई जगह पे दे हैव एक्सप्लेन दैट अलाइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल। बट अपने सिलेबस के लिए हम लोग लेके चलेंगे कि बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन अलाइल, इंस्पायर्ड अलाइल के लिए कम हीट लग रहा है, बट फॉर आवर सिलेबस जैसा डिज़ाइन किया गया है। बट कोई कोई जगह पे क्लियरली मेंशन है कि अलाइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल, बट हम लोगों को यही लेके चलना है एज पर आवर सिलेबस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। और अगर इसकी जगह पे मैं एक और रिंग डाल दूं, सो यू गेट मोर रेजोनेंस, वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर एक और रिंग आएगा तो इट गेट मोर स्टेबल। मतलब अगर मुझे इसके अंदर इफ आई वांट टू मेक अ स्टेबिलिटी ऑर्डर, आई कैन राइट डाउन C6H5 thrice C, that is triphenyl free radical is more stable than C6H5 twice CH. Diphenyl methyl free radical which is more stable than C6H5 CH2. Benzyl free radical, this benzyl free radical is more stable than CH2 double bond CH2. अलाइल फ्री रेडिकल, याद रखना बहुत सारी बुक में अलाइल ज़्यादा दिया, बहुत सारी बुक मतलब आपके सिलेबस में नहीं। इफ़ यू गो फॉर द IIT एडवांस, कोई कोई जगह पे ऐसा मेंशन किया कि अलाइल इज़ मोर स्टेबल देन दी बेंजाइल, बट हमको यही ऑर्डर लेके चलना है फॉर आवर सिलेबस, ओके। देन उसके बाद में अलाइल के बाद में आ जाएगा कौन सा, 3 डिग्री, देन यू हैव 2 डिग्री, देन यू हैव 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दीज आर द अल्काइल। और सबसे एंड में आ जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल, बिकॉज मिथाइल फ्री रेडिकल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई भी उससे नेबरिंग अल्फा कार्बन अटैच नहीं है। बट अगर मैं इन सब ऑर्डर की बात करूं तो यू हैव ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, याद रखने का, C6H5 thrice C, ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल। देन यू हैव C6H5 twice CH, डाइफिनाइल फ्री रेडिकल। देन यू हैव C6H5 CH2, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल के बाद में आ जाता है, ओके ना, बेंजाइल फ्री रेडिकल आ गया ना। उसके बाद में आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अलाइल फ्री रेडिकल, अलाइल एंड बेंजाइल, रिमेंबर दिस टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद में आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज नथिंग बट दी फॉर्माइलियम फ्री रेडिकल। देन फॉर्माइलियम फ्री रेडिकल के बाद में यू हैव अ टर्शरी फ्री रेडिकल, दैट इज CH3 thrice C, टर्शरी फ्री रेडिकल। एनर्जी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना, टर्शरी फ्री रेडिकल के बाद में यू हैव अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सी प्रॉपरली 94 किलो कैल का। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि इट इज़ CH3 CH CH3, मतलब आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल।
which isopropyl free radical is more stable, okay, it is more stable as compared to CCl3 free radical, which is more stable than primary CH3CH2 free radical, which is more stable than CH3 free radical, which is more stable than cyclopropyl free radical, which is almost similar to CH2 double bond CH free radical. क्लियर है? फिर उसके बाद में आ जाता है वी हैव CF3 फ्री रेडिकल्स एंड CF3 फ्री रेडिकल के बाद में फिनाइल फ्री रेडिकल. बट इतने सारे ये सब जो फ्री रेडिकल है वो इजीली बनते भी नहीं बिकॉज दे आर हाईली 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 अनस्टेबल. नाउ लेट अस हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. ओके, नाउ लेट अस कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. मैंने आपको अपने कार्बोकटायंस के लेक्चर में बताया था एक चीज़ कि हमेशा याद रखना कि cyclic resonance is always stable as compared to linear resonance which is always stable to cross. जैसा ये एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर आपको बेंजीन का डायरेक्ट साइक्लिक रेजोनेंस दिखाई देगा. ओके, फिर उसके बाद में दिस इज द एग्जाम्पल वे यू गेट अ लीनियर रेजोनेंस. ओके, इसके अंदर यू गेट अ क्रॉस रेजोनेंस. लाइक सेम एग्जाम्पल इन कार्बोकटायन. तो साइक्लिक रेजोनेंस हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2 एंड मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 3, क्योंकि यहाँ पर आपको साइक्लिक रेजोनेंस है, यहाँ पर लीनियर रेजोनेंस है और यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है. क्लियर है? क्रॉस रेजोनेंस एंड दिस इज साइक्लिक रेजोनेंस. अच्छा, अब ये एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको ये भी बताया है कि एज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस and if minus I effect increases stability decreases. Let us try to understand this CN3. अभी इसको आप बराबर देखोगे तो this molecule C attached to C triple bond N attached to C triple bond N attached to C triple bond N with a free radical. यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करता है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर -R या -I के रोल में कम रोल में है, -R और -I. तो -R और -I इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. अगर उससे आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. सिमिलरली इफ यू कंपेयर दिस C अटैच टू Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर, C अटैच टू D एंड D विद इलेक्ट्रॉन पेयर एंड C अटैच टू H एंड H इलेक्ट्रॉन पेयर. इन दिस केस ऑफ CCl3, CD3 एंड CH3 अगेन Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ. अब D और H में से D का आइसोटोपिक मास ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था कि D का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो H से ज़्यादा होता है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. यहाँ पर आपको अगेन माइनस आई इफेक्ट दिखेगा. तो सबसे स्ट्रॉन्ग -I और -R इफेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, -R नेगेटिव रेजोनेंस, यहाँ पर -I इफेक्ट, यहाँ पर +I, बट इसका +I H से ज़्यादा है और जितना +I बढ़ता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है. मतलब सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, देन दिस विल बी 3 और सबसे लीस्ट ये रहेगा 4. क्यों ऐसा? बिकॉज इसमें -R नेगेटिव रेजोनेंस दिख रहा है. नाउ यू टॉक अबाउट दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस. ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रॉस कॉन्जुगेशन, यू कैन से दैट, बट इट हैज़ 3 पाई बॉन्ड्स. यहाँ पर अगेन बराबर देखोगे तो क्रॉस टाइप की कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो सकता है. तो अगेन इट इज क्रॉस बट इट हैज़ 2 पाई बॉन्ड्स. ठीक है, नाउ ये एग्जाम्पल को हम लोग कंपेयर करेंगे. यहाँ पर मैं 2 क्लोरीन डाल देता हूँ. नाउ दिस क्लोरीन प्लेज अ रोल ऑफ विच इफेक्ट? -I इफेक्ट. तो यहाँ पर रेजोनेंस तो आपको मिलेगा बट साथ में -I इफेक्ट भी है. अच्छा, यहाँ पर आपको रेजोनेंस मिल रहा है, सेम तरीके से क्रॉस रेजोनेंस मिल रहा है, बट ये CH3 का एडिशन आपको क्या मिल रहा है? +I इफेक्ट. क्लियर है? तो अगर मुझे यहाँ पर एनालाइज करना है कि इसमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ये है विथ हैज़ अ 3 पाई बॉन्ड्स इन इट. फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें +I इफेक्ट ज़्यादा है, दैट इज़ 2. फिर उसके बाद में आ जाएगा ये जिसमें 2 पाई बॉन्ड्स और रेजोनेंस है, 3rd, और सबसे लीस्ट आएगा 4th, क्योंकि यहाँ पर आपको -I इफेक्ट दिखता है क्लोरीन का, तो ये डिस्टेबलाइज करता है. ना ये एग्जाम्पल देखो बेंजाइल के, मैंने सारे बेंजाइल स्ट्रक्चर लिए बट पैरा पे यहाँ पर OCH3 है. OCH3 इज +R ग्रुप, पॉजिटिव रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को. CH3 इज अ +I ग्रुप. NO2 इज -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से. एंड हियर देयर इज नो +I एंड नो -I. तो सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद में सेकेंड स्ट्रक्चर, उसके बाद 3rd और सबसे लीस्ट 4th, बिकॉज यहाँ पर -R आ रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. ओके, now let us talk about the 5th molecule. If you talk about this 5th molecule के अंदर
फिफ्थ मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके अंदर एज कम्पेयर टू CF3। तो अगेन यहाँ पर आप मॉलिक्यूल कंपेयर करोगे तो जितना फ्लोरीन आप लगाते जाते हो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है इसके अंदर। तो CH3 हैज़ अ वेरी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैंने आपको एनर्जी डिफरेंस भी बताया था कि CH3 इज़ मोर स्टेबल देन CF3। CF3 के फॉर्म होने के लिए फ्रॉम फ्लोरोफॉर्म अगर आपको CF3 फॉर्म करना है तो मैंने आपको बताया था 107 किलो कैल्स का एनर्जी लगता है, और अगर यहीं CH3 फॉर्म करें तो 102 किलो कैल्स का एनर्जी लगेगा। तो ये सब ग्रुप्स -I के रोल कर रहे हैं और यहाँ पर कोई -I नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्टली इसी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट these example. Now if you talk about this 4 examples, so in this 4 example सब जगह पे आपको रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है, फ्री रेडिकल का रेजोनेंस मिलेगा। बट बराबर देखोगे तो यहाँ पर अगर इन चारों स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर देखूँ तो ये स्ट्रक्चर लॉक्ड है। लॉक्ड होने की वजह से यहाँ का रेजोनेंस, ये लॉक्ड रिंग है, देखो तीनों रिंग लॉक्ड है। लॉक्ड होने की वजह से ना ये जो कार्बन के साथ में तीनों रिंग आ रही है वो प्लेनर बन जाएगी, और प्लेनर बनने की वजह से इसका रेजोनेंस जो है वो स्ट्रेट सब जगह पे इजीली मिलने वाला है। तो मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो मैंने कार्बोकटायन में भी किया था। अब यहाँ देखोगे तो 2 रिंग लॉक्ड है मतलब 2 रिंग प्लेनर है, बट ये रिंग घूम सकती है, तो घूमने की वजह से इसका रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट जो है +R इफेक्ट जो है वो ये 2 रिंग के वजह से है, इसके वजह से भी है, बट कंपेयर टू दिस कंपाउंड विल बी लेस बिकॉज ये कंपाउंड में रिंग लॉक्ड है, प्लेनर है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो सकता है। तो फर्स्ट के बाद में सेकेंड होगा। नाउ योर इफ यू कंपेयर वी हैव 3 फिनाइल रिंग्स एंड 2 फिनाइल रिंग्स। यहाँ पर दोनों भी फिनाइल रिंग्स जो है वो मूव हो सकती है इजीली, क्लियर है, और यहाँ पर भी 2 फिनाइल रिंग जो है वो मूव हो सकती है, बट 3 फिनाइल का जो रेजोनेंस का स्ट्रेंथ है वो डाइफिनाइल से ज़्यादा है। तो 3 फिनाइल्स होने की वजह से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे एज कम्पेयर टू 2। तो ये आपका हो गया 3rd स्टेबल स्ट्रक्चर और ये आपका हो गया 4th स्टेबल स्ट्रक्चर। सो गाइज यू नीड टू रिमेंबर कि फ्री रेडिकल एक ऐसा स्पीशी होता है जो होमोलिसिस से प्रोड्यूस होता है। पहली बात ये आपको रखना है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है होमोलिसिस से। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, उसमें ज़्यादातर के 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑक्टेट में होते हैं, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उसके स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस काम करता है, दैट इज +R हाइपर कॉन्जुगेशन एंड +I। लेकिन इसको अगर डीस्टेबलाइज करना है तो -R या फिर -I ग्रुप, ये इसको डीस्टेबलाइज कर देगा, क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और स्टेबलाइज करने के लिए +R H हाइपर कॉन्जुगेशन और +I होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा मतलब सेम एज दैट ऑफ अ कार्बोकटायन, बट एरोमेटिसिटी नहीं आएगी। मैंने आपको बोला था इसमें एरोमेटिसिटी का फैक्टर नहीं लगाओगे स्टेबिलिटी में, बिकॉज एरोमेटिसिटी कब आएगी, जब इवन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ट्रोपोलियम आयन लिया, तो आपको मैंने ट्रोपोलियम आयन का कार्बोकटायन बताया था कि इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। बट उसी जगह पे आप ट्रोपोलियम फ्री रेडिकल ले लो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ये भी अंदर कॉन्जुगेशन में आके पाई बॉन्ड की तरफ कन्वर्ट होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एरोमेटिक इन नेचर, ये एरोमेटिक है ही नहीं। तो एरोमेटिक नहीं होने की वजह से हम इसकी स्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं। तो दैट इज वाई एरोमेटिसिटी इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल, बट वो कार्बोकटायन के लिए सही बैठता है क्योंकि वो इवन नंबर में है, क्लियर है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको बनाने के लिए तो स्टेबिलिटी उसका कम होगा। तीसरा, अगर रिंग लॉक है तो लॉकिंग रिंग विल हैव अ मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फ्री मोमेंटिंग रिंग, बिकॉज लॉक रिंग के अंदर सारे रिंग्स प्लेनर में आते हैं, और फ्री मोमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये रिंग प्लेनर नहीं होता है, ये रिंग प्रोपेलर शेप का होता है। मतलब ये रिंग ऐसे नहीं होते, ये रिंग ऐसे हो जाते हैं, लाइक दिस प्रोपेलर शेप। आप समझ रहे हो कि बेंजीन रिंग ऐसा है, मैंने आपको सिखाया था, ये कार्बन से ऐसा नहीं होगा, ये प्रोपेलर शेप का हो जाएगा, लाइक एग्जॉस्ट फैन, जिसकी वजह से इसके प्लेन बराबर नहीं बैठते, क्लियर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, टेक केयर।